आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और आप देख रहे हैं खबरनामा। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर अब खत्म हो गया है। एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। पुलिस के एक आला अफसर ने इस खबर की तस्दीक की है। एनकाउंटर सोपोर के हथलंगू में हुआ था। फोर्सेस ने एनकाउंटर मकाम से मिलिटेंट की लाश और मिलिटेंट के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए हैं। ताहम अभी तक हलाक शुदा मिलिटेंट की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आपको बता दें, इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया था। इस बीच इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। उधर सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों में आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हुई। सोपोर में मोबाइल इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई हैं। उधर जिला पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए। एनकाउंटर के मकाम से तीनों मिलिटेंटों की लाशों को बरामद किया गया है। एनकाउंटर में हलाक मिलिटेंटों की शिनाख्त पंजगाम के शौकत अहमद डार, सोपोर के इरफान अहमद और टहा पुलवामा के मुजफ्फर अहमद के तौर पर हुई है। तीनों मिलिटेंटों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से था। एनकाउंटर के मकाम के नजदीक आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें हुई। फोर्सेस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। एनकाउंटर की वजह से इलाके में मोबाइल इंटरनेट खिदमत को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। उधर कुपवाड़ा के करना सेक्टर में एलओसी के पास पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के एक बाशिंदे को फौज ने गिरफ्तार किया है। फौज ने उस शख्स को सेक्टर करना के अमरूही टाड के नजदीक गिरफ्तार किया है। फौज ने उस शख्स को मजीद पूछताछ के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। आम इंतखाबात आखिरी मरहले में है। इस दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के ताल्लुक से कई फैसलों पर एतराज़ात जताए गए हैं। अब इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। चुनाव कमिश्नर अशोक लवासा ने ज़ाब्ते अखलाक के मामलों पर अपने अलग मौक़िफ़ पेश किए थे, जिन्हें मुबैना तौर पर नजरअंदाज किए जाने के बाद उन्होंने उन मीटिंगों से खुद को अलग कर लिया था। इस दौरान उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कई खत भी लिखे, जिस पर अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा। मामला रोशनी में आने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में 3 रुकन होते हैं और तीनों एक जैसे नहीं हो सकते। उन्होंने मजीद कहा कि वो बहस से नहीं भागते, लेकिन हर चीज का वक्त होता है। उधर कांग्रेस ने भी इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद की है। कांग्रेस तर्जुमान सुरजेवाला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन लगातार जानिबदारी से काम कर रहा है। मोदी जी का पिट्ठू बन चुका है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना, पर जिस प्रकार से अशोक लवासा जी की चिट्ठी सामने आई है, जिससे साफ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके दूसरे सहयोगी अशोक लवासा जी की का जो भिन्न ओपिनियन है अमित शाह जी और मोदी जी और दूसरे विषयों को लेकर, उसको भी रिकॉर्ड करने को तैयार नहीं। ये चुनाव आयोग है या मोदी जी के हाथ की कठपुतली? ऐसा लगता है कि बार बार संस्थाओं का हनन मोदी सरकार का तरीका बन गया है। एक और संस्था की हत्या हो रही है और पूरा प्रजातंत्र मूक दर्शक बना बैठा है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले में बीजेपी उम्मीदवार सनी देओल को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है। तशहीरी मुहिम पर पाबंदी के बावजूद सनी देओल ने अवामी जलसे का इनेकाद किया था। वाज़ेह रहे कि कल लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा और आखिरी मरहले के तहत इंतखाबी तशहीर कल शाम ही खत्म हो चुकी है। चंद्रबाबू नायडू ने राहुल गांधी और शरद यादव से मुलाकात की। लोकसभा इंतखाबात के नताइज से पहले तीसरे महाज को तक़वियत देने की ये कोशिश समझी जा रही है। हालांकि अपोजिशन किसी भी महाज पर यकजा नजर नहीं आ रही है। यूपी में एसपी बीएसपी ने कांग्रेस से इत्तेहाद नहीं किया। कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से इत्तेहाद नहीं किया। केसीआर अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं। उन तमाम मसाइल के बीच चंद्रबाबू नायडू की कोशिश किस हद तक कारगर साबित होगी, ये देखना होगा। महाराष्ट्र के शहर भिवंडी में एक ही कुंबे के 5 अफराद स्वाइन फ्लू का शिकार हो गए हैं। स्वाइन फ्लू से मुतासरा लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
उनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जो अभी मुंबई के सैफी अस्पताल में जेर इलाज है। भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान हरकत में आ गए हैं। कमिश्नर ने एक हंगामी मीटिंग तलब कर सभी मेडिकल ऑफिसर्स को हुक्म दिया है कि मज़कूरा इलाके में कैंप लगाकर पूरे इलाके में बुखार और सर्दी से मुतासिर मरीजों का मुकम्मल चेकअप करें। अभी मैं महानगर पालिका की तरफ से ऐसा आह्वान करता हूं कि जो भी भिवंडी के रहवासी हैं उन्होंने डरना नहीं, उन्होंने इमीडिएटली ऐसे कुछ सिम्टम्स उनको दिखते हैं तो महानगर पालिका को इन्फॉर्म किया जाए, ताकि महानगर पालिका के वैद्यकीय विभाग के सब अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर्स वहाँ आके उसके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन की, उनको ये काम बहुत जल्दी करना चाहिए। और यहाँ पर बहुत दहशत का माहौल फैला हुआ है, बच्चों की जिंदगी और मौत का सवाल पैदा हो गया है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं प्रशासन हमको कोई मदद करे, मगर हमको अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। गवर्नमेंट इतने वादे करती है कि स्वाइन फ्लू है, बीमारी है, सबके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत सारे लोन्स वगैरह मिलते हैं, मगर यहाँ पर कोई मेडिसिन की भी मतलब अभी तक हमको ये नहीं मिली है। 23 मई को मुल्क भर में आम चुनाव के तहत वोट डाले गए वोटों की गिनती की जाएगी। नांदेड़ में रायशुमारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रायशुमारी के लिए की गई तैयारियों की मालूमात देने के लिए नांदेड़ के जिला कलेक्टर अरुण डोंगरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काउंटिंग के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं, उनमें एक स्पेशल टेबल बनाया जाएगा। रायशुमारी के अमल को पुरअमन अंदाज में करने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। इलेक्टरल वोटिंग मशीनों के हिफाजत के लिए नांदेड़ में कांग्रेस के रियासी सदर अशोक चौहान ने स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगाने का मुतालबा किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें उसकी इजाजत नहीं दी। हाई प्रोफाइल वाराणसी सीट पर आखिरी मरहले के तहत कल वोट डाले जाएंगे। पीएम मोदी यहां से इस बार भी उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले में कांग्रेस के अजय राय और इत्तेहाद की शालिनी यादव है। पेश है वाराणसी से सीट पर एक नजर। बनारस हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत का कदीम मरकज है। गंगा के किनारे आबाद इस शहर का हिंदू मजहब में अलग मकाम है, लेकिन पिछले 2 चुनाव से जैसे ये मुल्क की सियासत का भी मरकज बन गया है। अगर वाराणसी लोकसभा सीट की तारीख की बात करें तो इससे शुरुआत 1952 से हुई। वाराणसी 1952 से पार्लिमानी हल्का बना। 1952 से 1962 तक वाराणसी सेंट्रल से कांग्रेस को जीत हासिल हुई। 1967 में सीपीएम को यहां कामयाबी मिली। 1991 से 1999 तक 4 इंतखाबात में मुसलसल बीजेपी को जीत हासिल हुई। 2004 के इंतखाबात में कांग्रेस ने वाराणसी में वापसी की। 2009 में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। मुरली मनोहर जोशी ने वाराणसी से शानदार जीत दर्ज की। 2014 में नरेंद्र मोदी ने तारीखी जीत हासिल की। वजीर-ए-आज़म मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं। उनके मुकाबले कांग्रेस ने इस बार भी अजय राय को मैदान में उतारा है, जबकि एसपी बीएसपी इत्तेहाद की जानिब से शालिनी यादव मैदान में हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपने हरीफ अरविंद केजरीवाल को बड़े फर्क से जेर किया था, जबकि कांग्रेस के अजय राय तीसरे मकाम पर रहे थे। 2014 के नतायज: उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, पार्टी बीजेपी। नरेंद्र मोदी को यहां 5,81,022 वोट मिले। उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल, पार्टी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल को 2,09,238 वोट मिले। गुज़िश्ता 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने बनारस से खास नाता जोड़ने की कोशिश की है और वो इसमें कामयाब भी नजर आते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शालिनी यादव और अजय राय नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? ये तस्वीर 23 मई को बिल्कुल साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
गुजरात में मुस्लिम इलाकों में वोटिंग फीसद में कमी आई है। कुछ लोग वोटिंग लिस्ट में नाम न होना उसकी बड़ी वजह मान रहे हैं। वहीं कुछ लोग मान रहे हैं कि सियासी पार्टियों से मुसलमानों का भरोसा उठ रहा है, लिहाजा वोटिंग का फीसद कम हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। गुजरात में लोकसभा इलेक्शन में इस साल वोटरों ने गुज़िश्ता 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल गुजरात में 64.11% वोटिंग हुई, जबकि मोदी लहर के दौरान यानी 2014 में गुजरात में 63.6% पोलिंग हुई थी। लेकिन मुस्लिम इलाकों में इस साल वोटिंग में कमी दर्ज की गई है। मुस्लिम इलाकों में वोटिंग फीसद में आने वाली कमी के मामले को लेकर जमाते इस्लामी हिंद गुजरात यूनिट के सदर शकील अहमद राजपूत ने कहा कि गुजरात में मुसलमानों को दोनों सियासी जमातों से मायूसी का सामना करना पड़ा है। शायद इसीलिए मुसलमानों में वोटिंग करने की दिलचस्पी कम दिखी। पार्लियामेंट इलेक्शन के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा तो हुआ है, लेकिन अगर कम्युनिटी वाइज देखें तो ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों में वोटिंग कम पड़ी है। उसकी बुनियादी वजह जो समझ में आती है वो यही हो सकती है कि मुसलमानों में एक तरह की मायूसी है। दोनों तरह की पार्टियों का तजुर्बा उन्होंने कर लिया, लेकिन कोई सारी पार्टियां जो है वो मुसलमानों को हाशिए में धकेलने का ही काम कर रही हैं। कोई लोगों के बीच में आए नहीं। और एक और बात इसमें ऐसी है कि एंटी इनकम्बेंसी है, भाजपा के खिलाफ भी और कांग्रेस के खिलाफ भी। एंटी इनकम्बेंसी ऐसी है कि कांग्रेस भी काम नहीं कर रही, भाजपा तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। गुजरात में होने वाले रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को लेकर माहिरीन का कहना है कि ज्यादा वोटिंग से कौन सी सियासी पार्टी का फायदा होगा, इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इस मामले को लेकर अहमदाबाद के सीनियर सहाफी हबीब शेख ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन में उम्मीदवार वोटरों के साथ अपना रिश्ता नहीं बना पाता, इसलिए भी वोटिंग फीसद में कमी आती है। वहीं मुस्लिम इलाकों में कम पोलिंग को लेकर गुजरात माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर मुजाहिद नफीस ने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया, तो कुछ दूसरे लोग वोटिंग लिस्ट से मुसलमानों के नाम गायब होने को जिम्मेदार मान रहे हैं। मुसलमानों ने जो उम्मीदें रखी थी खास करके रियासती सरकार से, वो पूरी नहीं हुई। तो माहौल तो वो था कि भाई हमारे वोट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये हकीकत है कि हमने असेंबली में देख लिया बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी हम लोग तो सोच रहे थे कि यहाँ तो 30-35% फीसद हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा हुआ। और ज़्यादा होने की वजह यही है कि शायद बहुत सारे मुस्लिम रहबरों ने, बहुत सारी तंजीमों ने जोर लगाया था, बाकायदा ऐलान किए गए थे कि भाई आपको वोटिंग करना है, और किया, लोगों ने वोट डाले हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो भी कैंपेन किया वो मुस्लिम इलाकों में बहुत कम किया। ऐसे अखबार जो मुस्लिम इलाकों में ज़्यादा पढ़े जाते हैं उनमें दिए थे, इस बार उसकी थोड़ी सी कमी रही, इतना खराब नहीं। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में हुए बम धमाकों के आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। 12 साल के बाद भी मुतासरीन इंसाफ से महरूम है। 14 नमाजियों के कातिल आज भी आजाद घूम रहे हैं। पेश खास रिपोर्ट। मक्का मस्जिद बम धमाके की आज 12वीं बरसी है। आज से ठीक 12 साल कबल 18 मई 2007 को तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर धमाका हुआ था, जिसके बाद 9 मुसल्लियों की मौके पर मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस की फायरिंग में 5 मुसल्ली मारे गए। धमाके के बाद आई मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू दहशतगर्द तंजीम अभिनव भारत की जानिब से मक्का मस्जिद के सहन में वाक़े चबूतरे के नीचे बम रखा गया था, जिसको सेलफोन के जरिए उड़ा दिया गया था। धमाके के बाद उस वक्त के वजीर आला आनजहानी YS राजशेखर रेड्डी ने पहले तो सिटी पुलिस के जरिए इस वाक़े की तहकीकात करवाई। इसके बाद NIA को तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी गई। NIA ने अपनी तहकीकात के दौरान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से तकरीबन 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। धमाके के असल मुल्जिम असीमा नन ने CBI के रूबरू जुर्म भी कबूल किया था। कई लोगों के बयानात कलमबंद किए गए। 16 अप्रैल 2016 को NIA की खुसूसी अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर तमाम 11 मुल्जिमीन को बरी कर दिया। अदालत के बयान से मुतासरीन और मुस्लिम नुमाइंदों में नाराजगी देखी गई। 12 साल बाद भी मुतासरीन इंसाफ से महरूम हैं। आज तक ये मालूम ना हो सका कि इस वाक़े के लिए कौन जिम्मेदार है, किसने ये धमाका किया था, 14 बेकसूर मुसलमानों के कातिल कौन हैं और इन्हें कब सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
मक्का मस्जिद बम धमाके में मारे गए साजिद अली खान की बेवा और उनकी 3 लड़कियों ने आज कब्रिस्तान पहुंचकर साजिद खान की कब्र पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने साजिद अली खान की बेवा से बातचीत की। मक्का मस्जिद ब्लास्ट और उसके बाद फायरिंग के सानहे को 12 साल हो चुके हैं। आज 12वीं बरसी है। मेरे साथ मौजूद हैं ब्लास्ट में हलाक साजिद अली खान साहब के जो अफराद ख़ानदान, उनकी बेगम हैं और उनकी 3 लड़कियां हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस मौके पर उनके क्या एहसास हैं। माँ बताएं, उस दिन का थोड़ा अहवाल बताएं हमें। साजिद साहब किस तरह जो है नमाज को गए थे, क्या बोल के गए थे? नमाज को गए थे उनकी एक बहन थी दवाखाने में, तो वो आम ये वो ले के करके आएंगे बोल के गए थे। फिर उनको दवाखाने को जाने का था और वहीं पे नमाज में ही इंतकाल हुआ। और ये छोटी बच्ची तो खाली सिर्फ में 1.5 महीने की थी बच्ची जब। तो उसके बाद क्या हालत बताएं, क्या हुआ, किस तरह जो है सरकार जो है आपके पास आई, हुकूमत के कोई लोग आए, क्या क्या बातें हुई ये बताएं। गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा दिए और जो है नौकरी दिए। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं राशन कार्ड ऑफिस में काम करती हूँ मैं। तो ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो भी ये काम किया था, जो भी इन्होंने जो गुनाह किया था, जिन्होंने भी ब्लास्ट किया था, उनको अभी तक हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं किया, अदालत ने उनको जो है कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमत से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हम उनको जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करें और सज़ा देना, ताकि आइंदा किसी और का घर नहीं उजड़े, बच्चे यतीम नहीं होना, बाबा के हाथ, बच्चों का बाबा का हाथ जो है बच्चों के सर पे से नहीं हटना। यही दुआ, यही बोल रहे हैं कि हम। साजिद अली खान साहब जो मरहूम महलूक मक्का मस्जिद ब्लास्ट में, उनके अफराद ख़ानदान, उनकी बेगम और उनकी 3 लड़कियां, यहाँ पर इनकी जो है खबर है, वहाँ उसको उन्होंने अभी उस पर फूल चढ़ा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। हैदराबाद में नई MMTS ट्रेन मुतारिफ की गई है। नई ट्रेनों को बेहतर बनाने से मुसाफिरों को सहूलत हो गई है। एक रिपोर्ट। हैदराबाद में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ट्रेनों में डब्बों की तादाद अब 12 कर दी गई है। पहले इन ट्रेनों में 9 कोच हुआ करते थे। इन ट्रेनों में 700 नशस्तें हुआ करती थी और करीब 2000 अफराद ठहर कर सफर कर सकते थे। अब नई ट्रेनों का रंग भी तब्दील कर दिया गया है और उनमें 1150 लोग बैठकर आराम से सफर कर सकते हैं और ठहर कर करीब 4000 लोग सफर करने की गुंजाइश है। Much more importantly, the seating capacity has been increased by almost 60%. So capacity wise, we'll be able to handle much more number of passengers in the peak times, which will be much more beneficial for the passengers. Seating capacity along with the seating material has been made much more better, so that people sitting feel much more comfortable when they are traveling by MMTS. Apart from that, we have given steel railings so that even the passengers who are standing will feel much more stable. मुसाफिरों की आसानी के लिए ट्रेन के अंदर और बाहर LED डिस्प्ले लगाए गए हैं, जो ट्रेन का रुख, मंजिल और आगे आ रहे स्टेशनों के बारे में जानकारी फराहम करते हैं। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से ट्रेन में मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात फराहम की गई हैं। खवातीन के डब्बों में CCTV लगाए गए हैं और उनमें पुलिस गार्ड तैनात रहेंगे। मैं रेगुलरली ट्रैवल करता हूँ। अभी नया MMTS तो जो डाला ना, वो परफेक्ट ठीक है। अभी स्पेशियस है अभी थोड़ा ज़्यादा, और ट्रेन भी बड़ा है एकदम। अभी तो कंफर्टेबल है। अभी इससे ज़्यादा थोड़ा डाले तो भी कंफर्ट अच्छा रहता, पैसेंजर्स भी कंफर्टेबल रहता। నాకు ఇది ఏంటంటే లేడీస్ గురించి స్పెషల్గా కేర్ తీసుకోవడం చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అంతే। साउथ सेंट्रल रेलवे ने MMTS ट्रेनों में शहरियों का सफर सहूलत बख्श बनाने के लिए इनमें सहूलियात बेहतर कर दी हैं। फिलहाल ऐसी नई 3 ट्रेनें शुरू की गई हैं और जल्द ही मजीद ऐसी ट्रेनें शुरू करने का मंसूबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।